हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, मानव संबंधी सिद्धांत, एल्टन मेयो के द्वारा जो दिया गया है। प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन्होंने एडिलेड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन किया था। 1911 में मेयर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में तर्क नीति और मानवविज्ञान के अध्यापक के रूप में शामिल हुए थे। मेयो ने मानवीकृत के मनोविश्लेषणात्मक उपचार के संबंध में सर्वप्रथम शोध कार्य किया। पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथर्न संयंत्र में हुए अध्ययन से प्राप्त उनके अनुसंधान के उद्योगों एवं संगठनों के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है। प्रारंभिक प्रयोग 1930 में मेयो ने फिलाडेल्फिया के निकट कपड़ा मिल में अपना प्रथम प्रयोग कार्य किया, जिसे बाद में प्रथम खोज नाम दिया गया। इस शोध का स्थान काफ़ी संगठित था। यहाँ की परिस्थितियाँ श्रमिकों के लिए काफ़ी अनुकूल थी। बावजूद इसके सभी विभागों में 5% तक श्रमिकों की अनुपस्थिति रहती थी। वहीं दो मुही बुनियादी विभाग में यह अनुपस्थिति का आंकड़ा 250% तक था। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए श्रमिकों को कई तरह के प्रलोभन दिए गए, जो कि ज़्यादा सफल नहीं हुए। परिणामतः एल्टन मेयो व उनकी टीम ने दो मुही बुनियादी विभाग की समस्याओं का कई तरीके से अध्ययन किया। अपने प्रयोग के आधार पर मेयो ने पाया कि श्रमिक शारीरिक थकान की समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें पर्याप्त विश्राम की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसीलिए उन्हें विश्राम के समय की आवश्यकता है। इस योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा। मेयो के अध्ययन की प्रकृति व्यापक थी। इसमें उत्पादन के स्तर, विश्राम की अवधि, काम करने की स्थिति, कभी कभी होने वाली दुर्घटनाओं को भी शामिल किया गया था। वहीं श्रमिकों के लिए विश्राम के समय का निर्णय देकर प्रबंधकों ने कपड़ा मिल में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित किया, जो एक नई शुरुआत थी। अब हम पढ़ेंगे हॉथर्न के बारे में। हॉथर्न अध्ययन मानव संबंधी विचारधारा के उदय का आधार बना। इस अध्ययन ने क्लासिकीय दृष्टिकोण अर्थात आर्थिक, मनुष्य और औपचारिक संगठन के ढांचे की भूमिका की सोच की बुनियाद मिला दी। यह अध्ययन एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हॉथर्न शिकागो के पास स्थित है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाए गए। यह 4 चरणों में चलाया गया। पहला, प्रकाश प्रयोग। प्रकाश के विभिन्न स्तरों पर मजदूरों की उत्पादकता पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए। दूसरा, रिले असेंबली टेस्ट रूप प्रयोग 1927 में। काम करने की स्थितियों में विभिन्न बदलावों का मजदूरों के उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने के लिए। तीसरा, व्यापक साक्षात्कार
कार्यक्रम, कर्मचारियों से बात करने, उनकी भावनाओं यानी मानवीय रुख और भावनाओं को जानना। चौथा, बैंक फायरिंग प्रयोग, यह जानने के लिए प्रत्येक सदस्य के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानक मजदूरों के सामाजिक समूहों द्वारा स्थापित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हॉर्थन प्रयोग की प्रमुख खोजें। हॉर्थन प्रयोग और बाद के अध्ययनों ने श्रमिकों की संतुष्टि और संगठनात्मक उत्पादन के प्रमुख निर्धारकों के रूप में अनौपचारिक संगठन और सामाजिक मानववैज्ञानिक कारकों के काम को उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्ययन से संगठन में मानवीय कारक के महत्व और प्रबंधन एवं श्रमिक के बीच एक अच्छे संचार प्रणाली की आवश्यकताओं को समझने में सफल रहे। मेयो और उसके सहयोगियों के प्रयोग को नीचे संक्षेप में समझाया जा रहा है। पहला, उत्पादन में सामाजिक कारक। संगठन के स्तर का निर्धारण आधिकारिक मानकों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक मानकों द्वारा होता है। श्रमिक श्रमिक मात्र मशीन नहीं होते, ये सामाजिक विशेषताओं वाले मानव हैं जो कि संगठन में उत्पादन और कार्यकुशलता का निर्धारण करते हैं। दूसरा, समूह प्रभाव। संगठनात्मक व्यवस्था में श्रमिक केवल व्यक्ति की तरह व्यवहार न करके समूह के सदस्यों के रूप में व्यवहार करते हैं। समूह के मानक व्यक्ति के व्यवहार का प्रमुख प्रभाव डालता है। श्रमिकों का उत्पादन इस मानक के अनुरूप होता है। समूह कार्यकारी प्रतिशोध से सुरक्षा भी उपलब्ध करवाता है। इस तरह अनौपचारिक समूह के कार्य करने से कार्यकारी शक्तियों को कुछ हद तक सीमित भी किया जाता है। तीसरा, इनाम या अनुमोदन। इनाम और अनुमोदन उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक इनाम की बजाय सामाजिक इनाम और आर्थिक प्रलोभन के बजाय सामूहिक अनुमोदन का ज़्यादा प्रभाव होता है। चौथा, पर्यवेक्षण। संगठन के लक्ष्य श्रमिकों द्वारा तभी स्वीकार किए जाते हैं यदि उन्हें ये विचार विमर्श में शामिल किया जाए और उनके अनौपचारिक नेता से सलाह ली जाए। इसके लिए प्रबंधन की ओर से निर्णय निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचार और इच्छा की आवश्यकता होती है। पांचवा, संचार। संगठन के विकास और बेहतर कार्य की परिस्थितियों के विकास के लिए संचार महत्वपूर्ण है। श्रमिकों को किसी विशेष निर्णय और कार्यवाही की तर्कसंगत के बारे में अच्छे से जानकारी देनी चाहिए। प्रबंधकों को अभिवृत्ति, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों और श्रमिकों के कार्य की पद्धतियों को बेहतर संचार द्वारा पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मानव संबंधी सिद्धांत में चेस्टर आई बर्नार्ड का योगदान। संगठन के मानवीय संबंधी सिद्धांत के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार चेस्टर आई बर्नार्ड हैं, जिन्होंने अपनी कृति फंक्शन एजुकेटेड 1938 में आई थी, जो कि में इसका उल्लेख किया है। बर्नार्ड द्वारा संगठन के सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में नीचे समझाया गया है। पहला पॉइंट है सहयोगात्मक प्रणाली के रूप में संगठन को बेहतर तरह से कार्य करने के लिए सहयोग आवश्यक है। बिना दूसरों के सहयोग के व्यक्ति के पास संगठन का संचालन करने की सीमित क्षमता होती है। दूसरा,
औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। बर्नार्ड का मानना है कि संगठन को बेहतर तरह से कार्य करने में औपचारिक और अनौपचारिक संरचना एक दूसरे की पूरक होती है। तीसरा, प्राधिकार का सहमति सिद्धांत। बर्नार्ड के अनुसार सहमति और स्वीकृति प्राधिकार का आधार होती है। उसके अधीनस्थों के भागीदारी की इच्छा के द्वारा प्राधिकार की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। उन्हें प्राधिकार की 4 आवश्यक पूर्ण शर्तों की पहचान की बोधगम्यता, संगठन के उद्देश्य की प्रति समरूपता, व्यक्तिगत हित के साथ सुसंगत और प्राधिकार को स्वीकार करने के पीछे भौतिक और मानसिक क्षमता होती है। चौथा, प्रलोभन योगदान संतुलन। बर्नार्ड ने संगठन में श्रम के संदर्भ में योगदान और संतुष्टि स्तर, जिसकी सामान्यतः गणना प्रलोभन के संदर्भ में की जाती है, के बीच संतुलन लाने का प्रयास किया है। पांचवा, नैतिक जिम्मेदारी। कार्यकारी की नैतिक जिम्मेदारी संगठन की बुनियाद होती है। संचार। किसी सहयोगी प्रणाली की सफलता एक अच्छे संचार तंत्र पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ेंगे मानव संबंधी सिद्धांत बनाम शास्त्रीय सिद्धांत। अन्य शास्त्रीय सिद्धांत की तरह मानव संबंधी सिद्धांत भी बेहतर उत्पादन में प्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। हालांकि यह सिद्धांत संगठन के मूल विचार को लेकर भिन्न विचार रखता है। संगठन वास्तव में सामाजिक प्रणाली है। इसके अलावा इसके औपचारिक संचार में ये व्यक्ति और अनौपचारिक समूहों को शामिल करता है। उत्पादन पर प्रभाव के संबंध में मानव संबंधी सिद्धांत को महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसे नवशास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि कार्यकुशलता पर जोर देता है और उत्पादन को संगठन का सार मानता है, परंतु यह सिद्धांत अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग तकनीकों पर विश्वास करता है। हालांकि एक जैसी उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शास्त्रीय और मानव संबंधी सिद्धांत अपने अपने दृष्टिकोण में अलग हैं। मानव संबंधी सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांतों के अमानवीय कारकों के उन्मूलन का प्रयास करते हैं। मानव संबंधी सिद्धांत का मूल्यांकन या आलोचना। श्रमिकों के महत्व और उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को स्वीकार करके मानव संबंधी सिद्धांत संगठनात्मक सिद्धांत में एक नया परिप्रेक्ष्य लाती है। हालांकि निम्नलिखित आधार पर इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। पहला, आलोचक हॉर्थन प्रयोग की शोध पद्धतियों की कमियों को बताते हैं। वे तर्क देते हैं कि हॉर्थन संयंत्र के सैंपल का आकार अपर्याप्त था, यह पूरे संगठन के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। कैरी इस तथ्य के आधार पर आलोचना करती हैं कि सहयोगिक लड़कियों का छोटा समूह सामान्य प्रारूप को नहीं दर्शाते हैं। अपर्याप्त सैंपल हमें स्वीकृत निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद नहीं करते हैं। यह सिद्धांत पुराने दृष्टिकोण का ही समर्थन करती है कि आर्थिक प्रलोभन, बेहतर कार्य स्थिति और अनुशासन के उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रभावी कारक हैं। कैरी के अनुसार इस सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार की कमी है। दूसरा, पीटर एफ ड्राकर भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार यह आर्थिक आयाम से नहीं जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड समूह ने कार्य की प्रकृति को नज़रअंदाज किया है। इसका प्रथम ध्यान अंतर्वैयक्तिक संबंध पर है।
तीसरा, संगठन में संघों की भूमिका की कम समझ के कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। मेयो और उसकी टीम संघ प्रतिनिधियों के लिए मानव संबंध उन्मुख पर्यवेक्षकों को विकल्प के रूप में लाती है। लॉरेन बेरेटिस जैसे विद्वान और अन्य इस सिद्धांत को संगठन विरोधी और प्रबंधन समर्थक कहते हुए आलोचना करते हैं। कुछ मार्क्सवादी आलोचक हॉर्थन शोधकर्ताओं को कायर समाजशास्त्री कहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार संघर्ष मुक्त संगठनात्मक स्थिति एक स्वप्न लोक है। चौथा, शास्त्रीय सिद्धांत से मुख्यतः प्रेरणा लेने के कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यह ज़्यादा समय तक कामगारों की भलाई और संतुष्टि को सुनिश्चित नहीं करता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण और सर्वसमावेशी नहीं माना जा सकता है। एल्टन मेयो के मानव संबंधी सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बावजूद संगठन व्यवहार के विकास में यह मील का पत्थर ही माना जाएगा। संगठन सिद्धांत में उनके पर्याप्त संचार प्रणाली, सहभागी प्रबंधन, अनौपचारिक संगठन का महत्व और दूसरों के बीच संगठन का मानवीय पक्ष संबंधी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनके विचार से ही मानव संबंधी सिद्धांत में आगे विकास हुआ है। विशेष तौर पर अब्राहम मास्लो और डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक अज़रबर्ग, क्रिस आर्गाइरिस ये सब राजनीतिज्ञ हैं के कार्य योजना और प्रबंधन के विश्लेषण में यह और विकसित हुआ है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि एल्टन मेयो और उनका मानव संबंधी सिद्धांत न केवल अपने परिवर्तनकारी विचार के लिए बल्कि व्यावहारिक प्रयोग के लिए आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसका महत्व है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।